नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RKGS एकेडमी पर एक बार फिर से। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से दो शासकों के बारे में आज हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और मैंने आप पुराना वीडियो उठा कर देखी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और इल्तुतमिश को मैंने पढ़ा दिया है। अब आज हम लोग समाप्त करेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इसके बाद रजिया, दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह पे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह पे चलेंगे। और इससे पहले की कहानी क्या है, इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु होने के कारण उत्तराधिकारी की जो समस्या थी वो सॉल्व नहीं हो पाई थी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, घोषणा नहीं की थी। उसका सबसे बड़ा पुत्र जो नसीरुद्दीन महमूद था या नसीरुद्दीन था, उसकी मृत्यु हो जाती है 1229 ईस्वी, मैंने पीछे पढ़ा दिया है। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इल्तुतमिश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऐसा मतलब उसका बेटा या संबंधी नहीं था जिसको वह मतलब योग्य मानता हो प्रशासन के। इसलिए उसने क्या किया था कि अपनी पुत्री रजिया को जो है शासक बनाने की घोषणा करी थी और सिक्के पर उसका नाम भी अंकित करवाया था। तो उसको हम रजिया में पढ़ेंगे। अभी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो तुर्क अमीर होते हैं, इसमें देखिए तुर्क अमीरों की सबसे बड़ी भूमिका होती है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाने में। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1236 ईस्वी में, ठीक है। और मैंने बोला ना, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उसने किससे क्या कहा था, इस बात की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि उसने जो घोषणा करी थी या उसने जो आदेश दिया था, उस आदेश का विरोध करते हुए इन लोगों ने क्या किया, तुर्क अमीरों ने क्या किया, उसकी मृत्यु को दूसरे दिन ही किसको शासक बना देते हैं, दूसरे दिन ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं। दूसरे दिन, ठीक है। अब देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन तो जाता है। देखिए इसके अंदर कुछ गुण तो थे। कुछ गुण का मतलब क्या था, यह देखिए यह दयालु था, परोपकार की भावना इसके अंदर थी, ठीक है। और दानशील भी था, मिला करके रूपवान भी था। लेकिन इन सब चीजों से प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन चलाने के लिए रूपवान, दयावान, परोपकार होना कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे प्रशासन नहीं चलता। प्रशासन चलता किससे? प्रशासन चलता है आपकी योग्यता से। और आपकी योग्यता में उसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी आपकी प्रशासनिक योग्यता से, आपकी सैनिक योग्यता से, आपकी राजनैतिक योग्यता से, आपकी कूटनीतिक योग्यता से। इससे प्रशासन चलता है, ना कि दया धर्म करने से प्रशासन चलता है। तो होता क्या है कि प्रशासन के प्रति यह जो है जवाबदेह नहीं रहता है, यानी इसको प्रशासन में कोई रुचि नहीं रहती है। और यह जो है मतलब विलासी शासक, विलासी सिद्ध होता है, भोग विलास में यह डूब जाता है। और यह अपने प्रशासन की जिम्मेदारी, ठीक है, यह प्रशासन की जिम्मेदारी क्या करता है, अपने माँ शाह तुर्कान को सौंप देता है। शाह तुर्कान को सौंप देता है, ठीक है। अब शाह तुर्कान की एक उपाधि भी थी, हालांकि उस उपाधि में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उपाधि उसकी थी खुदा। क्या उपाधि थी इसके? खुदा बंदे
जाहशहाँ, जाहशहाँ तुर्का। ठीक है, तो इस उपाधि को आपको याद करके रखना है। शाह तुर्कान से आप पकड़ लोगे कि शाह तुर्कान को सौंप देता है, तो शाह तुर्कान क्या थी, खुदा, शाह तुर्कान की उपाधि क्या थी, खुदा बंदे जाहशहाँ तुर्का इसकी उपाधि थी। ठीक है, लेकिन अब देखिए यह जो है इसकी भी एक विशेषता है। देखिए माँ बेटे की एक विशेषता है, लेकिन वह विशेषता प्रशासन के लिए सही नहीं है। जैसे यह भी जो है विद्वानों को, जैसे जो विद्वान थे, विद्वानों का आदर करती थी, और उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया करते थे। ठीक है, ये गुण उसके अंदर था, लेकिन मिला जुला करके वह जो है इतिहास में कुचक्री, वह इतिहास में कुचक्री एवं षड्यंत्रकारी महिला के रूप में प्रसिद्ध थी हुई। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं। यह विद्वानों का आदर करती थी, सम्मान करती थी। ठीक है, उन्हें समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर दान उपहार आदि देती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यह कुचक्री और षड्यंत्रकारी महिला थी। यानी कि इसने जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में षड्यंत्रों में भाग लिया, कुचक्रों में भाग लिया, जिसके कारण जनता से लेकर के बहुत से तुर्की सरदार, अमीर लोग नाराज हो जाते हैं, और यही इसके पतन का कारण भी बनता है। होता क्या है, अब यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। चलिए, रुकनुद्दीन अगर फिरोज शाह की बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह इतना विलासी था, भोग विलास में इतना व्यस्त रहता था कि उसको एक उपाधि प्रदान कर दी गई थी। इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि जितने भी, जैसे आजकल के समय में कुछ पैसों वालों के साथ चापलूस लग जाते हैं पीछे, उसी प्रकार से चापलूस और जो खिस्नुपोर, मस्खरे और जोकर इसके साथी बन जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम, चापलूस, मस्खरे, जोकर इसके साथी थे। ठीक है, और एक चीज और है कि इंद्रिय लोलुप व्यसनों के कारण फिरोज को, यानी रुकनुद्दीन को विलास प्रेमी जीव कहा गया। विलास प्रेमी जीव कहा गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से आ सकते हैं। जो क्वेश्चन आईएमपी है उसको मैं क्लियर करा देता हूँ। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अंदर की जो मतलब इसकी जो विशेषता है इसको भी हमने बता दिया, और इसकी जो कमियां वो भी बता दिया। और मैंने बताया ना कि आप दान धर्म करते हो तो उससे प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन किससे चलता है, मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या मिलेगा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने किसको अपना प्रशासन सौंप दिया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा शाह तुर्कान को सौंप दिया था। शाह तुर्कान क्या थी, यह जो है दासी थी, या इल्तुतमिश की पत्नी भी इसको कहा गया है। इल्तुतमिश की पत्नी, क्योंकि इल्तुतमिश भी तो दास था, तो इल्तुतमिश की पत्नी और दासी थी। और शाह तुर्कान जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है तो इसको इसने क्या किया, अपनी माँ शाह तुर्कान को सभी प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप देता। तो क्वेश्चन अगर करेंगे किसने प्रशासन की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, तो ये वाला ऑप्शन आपको तैयार होना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन करे कि खुदा बंदे शाहजहां तुर्का किसकी उपाधि थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा शाह तुर्कान को उपाधि थी। शाह तुर्कान का व्यक्तित्व तो कैसा था, कुचक्री और षड्यंत्रकारी। ठीक है ना, यही कुचक्र और षड्यंत्रकारी व्यवहार में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ले लूंगा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम कि फिरोज शाह की क्या है कि चापलूस, मस्खरे, जोकर इसके साथी बन गए थे। यानी कि प्रतिभावान व्यक्ति, प्रशासनिक दृष्टिकोण से दूरदर्शी व्यक्ति, या मतलब प्रशासन के संबंध में जिनकी जानकारी होनी चाहिए, जो उस दृष्टिकोण से मजबूत होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखाए। वैसे लोग इसके साथी नहीं थे। मस्खरे, जोकर और चापलूस लोग इसके साथी थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पतन होना एकदम अनिवार्य था। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या कहा गया? विलास प्रेमी जीव कहा गया। क्या कहा गया? विलास प्रेमी जीव कहा गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करके रखना है। आगे की घटना क्या होती है? होता क्या है कि जब सीधी सी बात है कि जब प्रशासन में शिथिलता आ जाती है, जनता, मतलब प्रशासन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी राजा के राज्य में अगर जनता खुशी नहीं है, समृद्ध नहीं है, संपन्न नहीं है, तो या कह सकते हैं हम कि अगर राजा के प्रति उसका प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर प्रशासन का चलना असंभव हो जाएगा। और सीधे अब यहाँ पे ये जो षड्यंत्र करती है, क्या नाम है इसका? शाह तुर्कान। ये क्या करती है कि इल्तुतमिश की जितनी, चूंकि पहले भाई लोग रनिवास में जितनी भी रानियाँ थी, षड्यंत्र करके सबकी हत्या करवा देती है। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसने क्या किया, शाह तुर्कान ने क्या किया। एक इल्तुतमिश के बेटे का और जिक्र मिलता है, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा, इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र की हत्या करवा दी। इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन की हत्या करवा दी। ठीक है, इसको अंधा करवा करके मार दिया था इसने। अब आप देख रहे हैं कि ये षड्यंत्र कर रही है, कुचक्र कर रही है, और कोई काम इसके जिम्मे नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जनता तो नाराज होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो अन्य मतलब प्रशासन से जुड़े हुए अन्य तुर्की सरदार और अमीर हैं, उनको भी मतलब वो भी अप्रसन्न होंगे। और इसका मेन रीजन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पतन का सबसे बड़ा कारण उसकी माँ खुद बनती है, शाह तुर्कान बनती है। और शाह तुर्कान के षड्यंत्र, कुचक्र, व्यवहार ने ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पतन किया था। ठीक, तो एक दो एग्जाम्पल हमने समझा दिए। अब यहाँ से आपको याद करके रखना है कि शाह तुर्कान ने किसको अंधा करके मरवा दिया था। तो आपको ऑप्शन जाएगा, कुतुबुद्दीन को अंधा करवा करके मरा दिया था, और कुतुबुद्दीन को इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बताया जाता है। ठीक है, तो इससे लेकर इतिहास में बड़े विवाद हैं। तो अगर इसका सगा बेटा रहता तो शायद नहीं मरवाती, ये भी कुछ इतिहासकार बोलते हैं। या हो सकता है कि यह इल्तुतमिश की पत्नी ही नहीं थी, या हो सकता है कि सौतेली मार रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें विवादों में नहीं जाना है, जो फैक्ट हमारे सामने है उसको देखना है। और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ देखना। विवाद, ना तो विवादी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना तो हमको विवाद में जाना है। तो कुतुबुद्दीन की हत्या किसने करवा दी? आपका ऑप्शन जाएगा शाह तुर्कान ने कुतुबुद्दीन की हत्या करवा दी। ठीक है, इस अब सारे लोग नाराज हो जाते हैं। अब इसको विरुद्ध विद्रोहियों का एक समूह एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आया है, या ऐसे क्वेश्चन किया है कि निम्न में से कौन जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध विद्रोह में शामिल नहीं था, या वो जहाँ का इक्तेदार है वहाँ से क्वेश्चन करता है कि इन इक्तेदारों को आप सुमेलित करिए। तो उन चारों लोगों को देखना हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो इसके विरुद्ध जितने भी लोग शामिल हुए थे उसमें सबसे पहले देखते हैं कौन संगठन बना था। उसमें बदायूं का इक्तेदार इजाजुद्दीन सलाई। अब इसका नाम पूरा है मलिक इजाजुद्दीन सलाई। ठीक है, बदायूं का इक्तेदार हो गया। दूसरा देखें मुल्तान का कौन इक्तेदार था? कबीर खां एवाज। ठीक है, तीसरा हांसी का इक्तेदार था
मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक सैफुद्दीन कूची। कूची। एक चौथा लाहौर का इक्तदार का नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी। ये रहे आपके 4 इक्तदार जिन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध विद्रोह किया था और इन्होंने मिल करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाई, मतलब हार गया तो हत्या हुई और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन का अंत हो गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है। अब इसको आपको अपने दिमाग में रख के आपको पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे किया गया है कि निम्न में से कौन जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध विद्रोह में शामिल नहीं था। तो जब आपको इजाजुद्दीन सलारी, कबीर खां एवाज, मलिक सैफुद्दीन कूची और मलिक अलाउद्दीन जानी, ठीक है ना। अगर ये चारों अगर आपको नाम याद है तभी आप 5वें को बाहर कर पाओगे। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है यार। एक सलारी, सबके लास्ट का नाम देखिए आप, सलारी, ठीक है, सलारी एवाज, ठीक है, कूची, ठीक है, और जानी, ठीक है। अब जानी, कूची, एवाज, सलारी, जानी, कूची, एवाज, सलारी, ऐसे 60 नेम बनाइए। जानी, कूची, एवाज, सलारी। अब मान लीजिए 60 में आपने याद कर लिया तो आप ऑप्शन आएगा कर तो ले जाएंगे, लेकिन अब पूछेगा अगर यहाँ से सुमेलित करने के लिए भी पूछ देता है कि अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सलारी है बदायूं का इक्तदार था, सुमेलित करने के लिए आएगा तो करना पड़ेगा कबीर खां एवाज जो है मुल्तान का, हांसी का मलिक सैफुद्दीन कूची था, लाहौर का मलिक अलाउद्दीन जानी था। तो इन चारों का नाम पीसीएस आईएएस से लेकर के जितने भी बड़े एग्जाम वाले हैं उनको याद करके रखना पड़ेगा। आईएमपी फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते रहे, मैंने बता दिया किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इन लोगों ने मिलकर के किसके विरुद्ध विद्रोह किया था। आप इस पर देखिए, मैं बोलता हूँ ना कि आप हर जगह मतलब ट्रिकी नहीं हो सकते हैं। आप कितना ट्रिक बनाओगे, एक बार अगर आपने कायदे से पढ़ लिया, अब इस चीज को अगर आप 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि भैया ये यहाँ के सूबेदार थे, यहाँ के सूबेदार थे, या खुद आप अपने ट्रिक बना करके पढ़ने का प्रयास करिए। मैं तो यही समझाता हूँ, तो इसको आप याद करके रखोगे। बाकी इन्हीं लोगों ने मिल करके क्या किया, इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, और इसके बाद इसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है। शाह तुर्कान बंदी होती है, अब इसके बाद जेल में इसकी मृत्यु होती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह पराजित होकर के मार दिया जाता है, मार डाला जाता है। ठीक, तो ये रही इनकी कहानी। किसकी कहानी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की कहानी। और इनकी कहानी से यही क्वेश्चन बनता है। आपको सिर्फ इतना ही याद करके रखना, जितने 4-5 फैक्ट हैं और ये 4 लोग शामिल हैं, इनको आप याद करके रखोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा इधर जगह खाली है, दिख रहा है, तो हम लोग इधर कुछ फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हाँ, इसका जो शासन था कितने दिनों तक था शासन, ये कितने दिनों तक शासन कर पाया था? तो ये 6 माह 8 दिन, केवल 6 माह और 8 दिन तक इसने प्रशासन का कार्य किया था। और फिर 1236 ईस्वी में होता क्या है, जब यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी, इनकी दिल्ली से बाहर इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, उसी समय रजिया को मौका मिल जाता है। रजिया को मौका मिल जाता है और रजिया क्या करती है, देखिए अब रजिया के पास चलेंगे। रजिया ने शुक्रवार के दिन, शुक्रवार यानी नमाज के दिन क्या करती है, लाल वस्त्र धारण कर
दिल्ली की जनता से न्याय की मांग करती है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करके रखना है, आईएमपी है, पूछे गए क्वेश्चन है। उस समय चूंकि इल्तुतमिश के समय में उसने न्याय की जंजीर लगवाई हुई थी, जिसका वर्णन बतूता ने किया है, मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस दिन रजिया ने न्याय की मांग करने गई, दिल्ली की जनता के सामने गई थी। तो आपका ऑप्शन रहेगा शुक्रवार के दिन। कौन सा दिन था? नमाज का दिन था। ठीक है ना। कैसा वस्त्र धारण किया था? लाल वस्त्र, क्योंकि उस समय जिसको न्याय मांगना होता था लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। और दिल्ली की जनता से न्याय की मांग की और दिल्ली की जनता से कहा कि मेरे पिताजी ने मुझको उत्तराधिकारी बनाया है, और अगर आप लोग मेरा सहयोग और सपोर्ट करते हैं, मुझको शासक बनाते हैं, तो मैं जो है अच्छे से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करूंगी और आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप लोगों के प्रति मैं हमेशा प्रजा हित को मैं हमेशा ध्यान में रखूंगी, जो भी कार्य करूंगी। तो दिल्ली की जनता वैसे ही नाराज थी, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन थे, इसलिए दिल्ली की जनता ने सीधे जो है क्या किया, दिल्ली राजमहल में प्रवेश किया और रजिया को डायरेक्ट क्या बना देती है? सुल्तान बना देती है। रजिया को क्या बनाती है? सुल्तान बनाती है। तो रजिया को सुल्तान बनाने में एक चीज हमको याद करके रखना है कि रजिया को सुल्तान बनाने में किसी भी अमीर, तुर्क अमीर या प्रांतीय अमीर या किसी भी प्रकार के पदाधिकारी का कोई भी हाथ नहीं था। बहुत वीआईएमपी फैक्ट है। इसको रजिया को किसने बनाया था? सुल्तान किसने बनाया था या सहयोग किसने किया था? तो आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा किसने? दिल्ली की जनता ने। इसमें कोई भी अमीर, तुर्क अमीर या गैर तुर्क अमीर शामिल नहीं था। आईएमपी फैक्ट है, आपको इसको पकड़ करके रखना है। ठीक है, अब रजिया सुल्तान बन जाती है। चलिए, अब हम रजिया को सुल्तान तो बना दिए, लेकिन अब इसका आधार क्या होता क्या है? एक दो फैक्ट हम लोगों को याद करके रखने पड़ेंगे। जैसे 1231 से 32 के समय अपने ग्वालियर अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश ने प्रशासन की जिम्मेदारी रजिया को सौंपी थी। ठीक है, ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। क्यों आईएमपी है? कि जब ग्वालियर विजय अभियान पे, अब यहाँ से आपको एक चीज फैक्ट याद करके रखना है कि 1231-32 के समय में इल्तुतमिश किस अभियान पे गया हुआ था? तो आपका ऑप्शन जाएगा ग्वालियर अभियान पे गया हुआ था। जब यह ग्वालियर अभियान पे गया हुआ था तो इसने दिल्ली में प्रशासन की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? अपनी पुत्री रजिया को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? रजिया को सौंप करके गया था। ठीक है, एक चीज आपको याद करके रखना है। तो याद क्या करना है कि किस अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी रजिया को सौंपी? तो आपका ऑप्शन जाएगा ग्वालियर अभियान के समय। और यह 1 वर्ष तक लगभग दिल्ली में उपस्थित नहीं था और रजिया ने प्रशासन को बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालन किया था। तो इल्तुतमिश को और विश्वास हो गया कि यह जो है एक अच्छी प्रशासिका साबित हो सकती है। और उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसका सबसे योग्य पुत्र नसीरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी, नहीं तो शायद प्रशासन की जिम्मेदारी नसीरुद्दीन को सौंपता। तो अब जो है, अब जब वो ग्वालियर अभियान से वापस लौटता है, तो यहां पे हो जाएगा कि नहीं? एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा आप याद करके रखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कि एक क्वेश्चन आता है बार बार, तो इसलिए मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ
कि सुल्तान बनने से पहले ये सूबेदार कहाँ के थे। ठीक है, तो एक चीज हमको याद करके रखना है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व एक बदायूं, ठीक है, वह लाहौर का सूबेदार रह चुका था। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके रखिए। और उस समय जो अगर क्वेश्चन करे कि उस समय इल्तुतमिश के काल तक, रजिया के शासनकाल तक सबसे महत्वपूर्ण सूबेदारी या इक्तादारी किसकी थी, तो बदायूं की थी। और यह आपको याद करके रखना है कि बदायूं लाहौर का सूबेदार रह चुका था। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होगी, इल्तुतमिश से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लेकिन फिर भी आप याद करके रखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि बदायूं और लाहौर का सूबेदार था। ठीक है ना। अब यहाँ से मतलब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद अब सीधे सीधे हम लोग चलेंगे रजिया के शासनकाल की तरफ, क्योंकि रजिया के शासनकाल को हमको समाप्त करना है। चलिए अब देखते हैं, रजिया को हम शासक बना देते हैं और रजिया से पूरा क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। रजिया कब से कब तक थी, 1236 से 1240 ईस्वी तक। अब इसके कुल कितने वर्ष, कितने दिन, कितने माह शासन किया, सबको लास्ट में देखेंगे इसकी मृत्यु कराने के बाद। अब पहले देखते हैं कि कुछ आईएमपी फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे जब 1232 ईस्वी में, मैंने बोला ना 1232 ईस्वी में जब ग्वालियर से वापस आता है, कौन वापस आता है, इल्तुतमिश वापस आता है, तो उसी के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि अगला सुल्तान रजिया होगी। कौन होगी, रजिया होगी। तो ग्वालियर अभियान से कब वापस आने के बाद 1232 ईस्वी में, ठीक है, होता क्या है, 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने मशरिफे ममलकत नाम क्या इसका, ताजुल मुल्क दबीर, ताजुल मुल्क दबीर। दबीर का मतलब क्या होता है, सचिव। इसका सचिव था, किसका, इल्तुतमिश का। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत ही, ये थोड़ा सा अंदर घुस करके क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने मशरिफे ममलकत किसको, ताजुल मुल्क दबीर, ताजुल मुल्क का नाम रखिए क्या, ताजुल मुल्क, जो कि क्या था, दबीर था, उसका सचिव था। इसको क्या किया था, ताजुल मुल्क दबीर को रजिया का उत्तराधिकारी, रजिया को उत्तराधिकारी नहीं कहेंगे, रजिया को सुल्तान बनाने के लिए एक आज्ञा पत्र तैयार करने को कहा था। और क्या, और
अपने सिक्के और एक कह सकते हैं हम सांकेतिक सिक्का चलाकर उस पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या होता है, क्योंकि 1229 ईस्वी में उसके सबसे मेन मतलब योगी पुत्र की मृत्यु हो गई होती है, तो ये चीज आपको याद करके रखना है, ध्यान में रखना है कि वो किसको जो है रजिया को सुल्तान बनाने के लिए आज्ञा पत्र या मनोनयन पत्र तैयार करने की आज्ञा प्रदान करता है, आज्ञा देता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा ताजुल मुल्क को। ये ताजुल मुल्क कौन है? उसका सचिव था, अपने सचिव ताजुल मुल्क को। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद करके रखना है। और एक सांकेतिक सिक्का भी, मतलब सभी सिक्कों पर नहीं, रजिया का नाम नहीं अंकित करवाया था। जैसे मान लीजिए चांदी का, और खासतौर चांदी का टंका जिसने चलाया था, चांदी का टंका, एक सांकेतिक रूप से चांदी के टंके के कुछ सिक्कों पर क्या किया था इसने, रजिया का नाम अंकित करवाया था। और सिक्के पर किसी के नाम अंकित करने का मतलब क्या हो जाता है कि या तो राजा का नाम अंकित होता था, या तो किसी धर्म गुरु का नाम मतलब निष्ठा में अंकित करवाया जाता था, या तो परंपरा ये थी कि अपने उत्तराधिकारी का नाम अंकित करवाया जाता था। तो इसीलिए उसने सांकेतिक रूप से रजिया के चिन्ह युक्त सिक्के जारी चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने, ताकि सबको पहले से पता हो जाए कि उसकी मृत्यु के बाद रजिया जो है उत्तराधिकारी बनेगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब हम देखें, रजिया को हमने उत्तराधिकारी बना दिया, और अब रजिया ने क्या किया था, रजिया का एक फैक्ट आप याद करके रखिए। रजिया ने अपने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा की उपाधि धारण की। अगला फैक्ट देखें तो दूसरा फैक्ट इससे ये बन जाता है कि रजिया राज दरबार में पुरुषों का वेश धारण कर आती थी। इसमें दो वस्त्रों का जिक्र हुआ है, एक है कबा, ठीक है, ये होता था वस्त्र था, इसको हम कुर्ता बोल सकते हैं, और एक था कुला जिसको टोपी बोला गया है, जिसको पगड़ी आप बोल सकते हो। ठीक है, रजिया ने क्या किया, अपने स्त्री वेश का त्याग कर दिया और पुरुषों का वेश धारण करके राज दरबार में आती थी। और दो चीज पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कबा और कुला क्या होता था। कबा एक प्रकार का कुर्ता होता था, वस्त्र होता था, कुला एक प्रकार की टोपी या पगड़ी होती थी। जैसा ऑप्शन देगा वैसा आप इसको करोगे। तो रजिया ने क्या किया कि प्रशासन करने के लिए, मतलब उसने जो स्त्रियों मतलब स्त्री वेश का धारण जो करना त्याग दिया और पुरुष वेश धारण करके वो राज दरबार में आती थी और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती थी। चलिए ये सब चीज हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं एक चीज। देखिए एक चीज हमने पहले बता दिया कि रजिया को सुल्तान बनाने में सिर्फ दिल्ली के अमीरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, और इसमें सॉरी अमीर नहीं, दिल्ली की जनता ने बनाया था, और इसमें दिल्ली के अमीरों की कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। अब जो है इसके विरुद्ध विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं, रजिया के विरुद्ध विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मलिक जुनैदी जो था, जो इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था,
मलिक जुनैदी ने भी रजिया के राज्यारोहण का विरोध किया। रोहण का विरोध किया। ठीक है। जुनैदी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जुनैदी कौन था। जुनैदी जो है उसका वजीर था, इल्तुतमिश का वजीर था। वो भी इसका विरोध, वो भी इसके विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कई लोग इसमें शामिल होते हैं और रजिया क्या करती है कि अब रजिया क्या करती है, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, मतलब इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए यमुना नदी के अब नहीं, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि होता क्या है। मतलब सबसे पहले विद्रोह किसने किया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे तुर्क अमीर जो थे, तुर्क अमीर, ठीक है, इन लोगों को यह रास नहीं आ रहा था कि कोई स्त्री उनकी शासिका बने, कोई स्त्री शासक बने और उनके ऊपर उनके मतलब स्त्री के अंडर में रह करके इनको कार्य करना पड़े। दूसरी बात है कि अब तक का जो इतिहास रहा था, जैसे आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश को शासक बनाने में तुर्क अमीरों की भूमिका थी। उनको भी तुर्क अमीरों ने ही शासक बनाया था, बुला करके। किसने बुलाया था, मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद आराम से गद्दी पर बैठता है, तब भी तुर्क अमीरों की ही भूमिका थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, तो वहाँ पर भी तुर्क अमीरों की ही भूमिका थी। लेकिन रजिया को गद्दी पर बैठाया किसने, जनता ने बैठाया था। तो अब तुर्क अमीर यह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि हमारा जो, मतलब एक तरह से वो अपना अधिकार मानते थे। सुल्तान को बनाने में या मनोनयन करने में या गद्दी पर बैठाने में उनका हाथ न हो, यह उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा रीजन था रजिया का विरोध करने का। हालांकि सबसे बड़ा रीजन उसका स्त्री होना था, लेकिन इन लोगों ने इस आधार पर सबसे पहले क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, न देखें। हाँ, तो आगे की कहानी ये है कि रजिया के राज्यारोहण का विरोध मतलब शुरू हो जाता है। मैंने बता भी दिया किस आधार पर शुरू होता है। अब इसमें एक चीज़ हमको देखना जरूरी है। मैंने जिन 4 लोगों का नाम बताया था, जो मैंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में जिनको मैंने पढ़ाया था, वही चारों लोग इनके विरुद्ध विद्रोह करने में शामिल होते हैं। मेनली जो 4 लोग थे, उन चारों लोगों में से सबसे पहले कौन, जो हाशी का इक्तादार कौन था, मलिक सैफुद्दीन कुची। मलिक सैफुद्दीन कुची, इसने जो है मतलब सबसे पहले इसने जो है विरोध का स्वर उठाया था। ठीक है, तो रजिया ने क्या किया, मलिक सैफुद्दीन कुची को पराजित किया और पराजित करके इसको कारागार में डाल दिया जाता है। मलिक सैफुद्दीन कुची पराजित होता है, इसको कारागार में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके पहले की थोड़ी सी कहानी आपको जानना जरूरी है। मलिक सैफुद्दीन कुची भी शामिल होता है। फिर इसके बाद जो लाहौर का इक्तेदार आता है, लाहौर का इक्तेदार, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, यही 2 लोग सबसे पहले विद्रोह का स्वर खड़ा करते हैं। ठीक है, अब इन 2 लोगों के साथ सबसे पहले कौन विद्रोह करता है, तो मलिक सैफुद्दीन कुची जो विद्रोह का झंडा खड़ा करता है। इसके बाद लाहौर का इक्तेदार मलिक अलाउद्दीन जानी झंडा खड़ा करता है। फिर इसके भी समर्थन में मैंने 4 लोगों का नाम बताया है, फिर से मुझे लिखना पड़ रहा है। फिर जो है बदायूं का जो इक्तेदार था, बदायूं का इक्तेदार मलिक इजाजुद्दीन सलारी और मुल्तान का
और मुल्तान का इक्तेदार था कबीर खां एवाज। देखिए फिर से ये लोग इक्तेदार आ गए जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध। उन्होंने ही प्रॉब्लम क्रिएट की थी किसके विरुद्ध? रजिया के विरुद्ध। इसमें सबसे पहले अगुवाई किसने किया था? अगर बात करें कि सबसे पहले विरोध किसने किया था तो राज्यारोहण का विरोध मलिक जुनैदी स्वयं करता है, लेकिन ये विद्रोह नहीं करता है। जैसे होता है कि आप किसी चीज का शांतिपूर्वक जो है विरोध कर देते हैं, तो जुनैदी ने बस यही किया था। लेकिन हथियार बंद होकर के विरोध करना अलग बात होती है। तो हथियार बंद होकर के सबसे पहले हाशी के इक्तेदार किसने? मलिक सैफुद्दीन कूची ने विद्रोह किया। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें तो अलाउद्दीन जानी भी शामिल हो जाता है। कहाँ का? लाहौर का इक्तेदार। और फिर बदायूं का इक्तेदार मलिक इजाजुद्दीन सलारी जिसमें शामिल हो जाता है। और मुल्तान का इक्तेदार कबीर खां एवाज भी इसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए होता क्या है, रजिया भी इनका सामना, लेकिन ये लोग दिल्ली में नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली प्रवेश करते तो हो सकता था कि जनता जो है रजिया के समर्थन में उतर आती, इसलिए दिल्ली नहीं जाते हैं। और इन लोगों का विरोध करने के लिए रजिया जो है यमुना नदी के किनारे अपना शिविर लगाती है। अगर क्वेश्चन करें कहाँ पे शिविर लगाती है तो आपका ऑप्शन जाएगा यमुना नदी के किनारे ये अपना शिविर लगाती है। और रजिया अच्छी तरह से जाती है। छोटे मोटे युद्ध होते हैं उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, छोटे मोटे युद्ध होते हैं उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब रजिया ने निश्चय किया कि अब इनको जो है कूटनीतिक चाल से ही इनको तोड़ा जा सकता है। तो इसने क्या किया कि ये जो बदायूं का इक्तेदार है मलिक इजाजुद्दीन सलारी, कौन? मलिक इजाजुद्दीन सलारी। और ये जो मुल्तान का कबीर खां एवाज, तो सलारी और एवाज को, सलारी और एवाज को अपनी ओर मिला लिया। अगर क्वेश्चन करें कि इनमें से किनको जो है या कहाँ के सूबेदारों को रजिया ने अपनी ओर मिला लिया था गुप्त रूप से, तो आपका ऑप्शन जाएगा मुल्तान के इक्तेदार कबीर खां एवाज को और बदायूं के इक्तेदार मलिक इजाजुद्दीन सलारी को अपनी ओर मिला लिया। एक युद्ध होता है, उस युद्ध में हाशी का इक्तेदार जो सैफुद्दीन कूची होता है इसको पराजित कर दिया जाता है और पराजित करके इसको कारागार में डाल दिया जाता है। ठीक है, और लाहौर का जो इक्तेदार है मलिक अलाउद्दीन जानी, यह मारा जाता है, इसको यह मारा जाता है। अब क्या करती है रजिया? रजिया का विरोध देखिए जितने भी हैं सब तुर्क अमीर है यही विरोध कर रहे हैं। अब रजिया ने क्या किया कि इसने जो है अब एक कदम उठाया, उसको देखते हैं, बहुत ही अहम कदम है। जैसे इल्तुतमिश ने अपने तुर्की सरदार, विश्वसनीय तुर्की सरदारों का एक क्या किया था, एक तुर्कान चहरगारी नामक संगठन को बनाया था। उसी प्रकार अब रजिया ने क्या किया, रजिया ने देखा कि मेरा विरोध जो है तुर्की अमीर ही कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, यह दिल्ली की प्रथम शासिका है या शासक है जिसने क्या किया कि प्रशासन में गैर तुर्कों को उच्च पद एवं प्रोन्नति प्रदान की। अब इसने जो क्या किया, जो तुर्क थे, तुर्क अमीरों की शक्ति को कमजोर करने के लिए इसने गैर तुर्क अमीरों का सहारा लिया। यानी जो तुर्की उसको कह सकते हैं कि वंश से संबंधित नहीं थे, तो इसने गैर तुर्की लोगों का सहारा लिया और उनको जो अपनी ओर मिलाने के लिए ऊंचे ऊंचे पद दिए। अगर किसी का पद छोटा था तो उसको प्रोन्नति किया, मतलब पदोन्नति की, जिससे कि ये लोग मेरी तरफ मिल जाएं और गौर तुर्की वर्ग का जो प्रभाव है प्रशासन या सत्ता पे वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन इंटरनल बन जाता है कि सर्वप्रथम किसने जो है गैर तुर्क अमीरों को प्रशासन में मतलब उच्च पद देना प्रदान किया था या प्रशासन में प्रशासनिक भागीदारी में शामिल किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आएगा रजिया ने। या पूछे कि किसने जो है तुर्क अमीरों को मतलब प्रशासनिक व्यवस्था से अलग करने की कोशिश की, तो आपका ऑप्शन जाएगा रजिया ने। ठीक है, बहुत ही व्यापक क्वेश्चन, इसको आपको याद करके रखना है। तो प्रोन्नति प्रदान की इससे, लेकिन होता क्या है
अब इसके सामने फिर समस्या खड़ी हो जाती है। अब समस्या फिर क्या खड़ी हो जाती है कि अब फिर इसके विरुद्ध, अब यहाँ पे जो विद्रोही होते हैं ना, देखिए इन दोनों के तो ये दो तो चले गए, ठीक है। फिर इसने क्या किया, रजिया ने देखिए रजिया क्या करती है, अब जो है, अब चूंकि कुछ ऐसे अमीर हैं जिनको क्या पद प्रदान किए गए, ठीक है, जो गैर तुर्की थे, इन लोगों के बारे में जानना हमको जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं सुमेलित करने के लिए, वन लाइनर क्वेश्चन, या रजिया ने किसको वजीर बनाया या किसको अमीर याखूर का पद दिया, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको समझ करके रखना पड़ेगा। तो गैर तुर्की सरदारों का, हालांकि एक गुट नहीं बनाती है, गुटबाजी इसको नहीं कहेंगे, लेकिन गैर तुर्की सरदारों को प्रशासन में अधिकतम भागीदारी देने की कोशिश करती है, ताकि तुर्की सरदारों का जो वर्चस्व है वो प्रशासन से समाप्त हो सके, क्योंकि यही लोग षड्यंत्र कर रहे थे। ठीक, तो अब हम देखेंगे ये क्या करती है कि गैर तुर्की सरदार ख्वाजा, इसका नाम था मुहाजुबुद्दीन, इसको वजीर बनाती है। वजीर आप किसको कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री। फिर जो है एक होता है मलिक सैफुद्दीन ऐबक, इसको जो है सेना नायक बनाती है। सेना नायक। फिर कबीर खां एवाज को लाहौर का इक्तेदार बनाती है। लाहौर का इक्तेदार। एक है नाम उसका बहुत बड़ा है, एतगिन नाम आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उसके नाम के पीछे भी जुड़ा हुआ है, तो जाने दीजिए, उस नाम को हमको पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एतगिन के नाम से याद करके रखते हैं। ये क्या करती है, एतगिन को बदायूं का सूबेदार, या हम कहते हैं इक्तेदार कहिए चाहे सूबेदार कहिए, इतने समय से इक्तेदार शब्द का प्रचलन हो गया था, सूबेदार शब्द का प्रचलन बंद हो गया था, तो इक्तेदार हम कर सकते हैं। चलिए सूबेदार लिख दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। इक्तेदार नियुक्त करती है, सूबेदार नियुक्त करती है, और इसे एक पद देती है जिसका नाम है अमीर हाजी, अमीर ए हाजी। एक होता है इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, पेन चल नहीं रहा है, थोड़ा सा शाई डालना। हाँ चलिए देखते हैं आगे। फिर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को पहले भटिंडा का फिर बरन का
का इक्तेदार बनाती है। ठीक है, एक और है, ये अबिसिनिया का था, अबिसिनियाई एक अबिसिनियाई को, अबिसिनिया का नाम पहले लिखते हैं, अबिसिनियाई जमालुद्दीन याकूब, जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान, जिसको मुखिया भी बोल सकते हैं आप लोग, अश्वशाला का मुखिया बनाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहां से पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। चलिए, इसने क्या किया, मलिक सैफुद्दीन गैर तुर्की सरदारों यानी तुर्की सरदारों की इसने कमर तोड़ने के लिए गैर तुर्की सरदारों को क्या किया, शक्तिशाली बनाने की नीति किसने अपनाई थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा सबसे पहले रजिया ने। इसने क्या किया, देखिए इनको क्या करता है, मलिक सैफुद्दीन ऐबक को सेनानायक बनाती है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, याद रहे वन लाइनर में आएगा। कबीर खां एवाज को कहाँ का इक्तेदार बनाती है, लाहौर का इक्तेदार बनाती है। ऐतगिन को पहले बदायूं का सूबेदार बनाती है और अमीर हाजिब का पद देती है। तो ये बदायूं वाला बहुत ही आईएमपी है, ऐतगिन वाला आईएमपी है। ठीक है, बदायूं का सूबेदार किसको बनाती है, ऐतगिन को, और अमीर हाजिब का मुखिया किसको बनाती है? तो आपका ऑप्शन रहेगा ऐतगिन को। फिर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को पहले जो है भटिंडा की सूबेदारी या इख्तियारी प्रदान करती है। इसके बाद फिर बरन कहाँ पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, बुलंदशहर का इख्तियार बनाती है। और एक अबिसिनियाई व्यक्ति था, ठीक है, जिसका नाम था क्या था, जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद देती है, अमीर आखूर का पद देती है, यानी अश्वशाला का मुखिया, अश्वशाला का प्रधान बनाती है। ये किसको कौन सा पद देती है, इसमें से जमालुद्दीन याकूत और अल्तुनिया, ये ऐतगिन वाला बहुत ही आईएमपी है। ठीक है ना, क्योंकि बाद में जाकर के ये अल्तुनिया से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करती है। ठीक, तो आगे चलें। अब देखिए इसमें से जानते हैं, फिर सब देखेंगे हम लोग कि कहाँ गया ये कबीर खां एवाज। ठीक है, कबीर खां एवाज और एक ऐतगिन, कबीर खां एवाज नहीं, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। ठीक है, ये कबीर खां एवाज और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। सबसे पहले अगर विद्रोह की बात करी जाए, वो जो पहले के विद्रोह हुए हैं उसकी नहीं, जब इसने जो है गैर तुर्की सरदारों का जो दल बनाया था, मतलब गैर तुर्की सरदारों को प्रोन्नति प्रदान की थी या उनको शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था, तो उसमें से सबसे पहले किसने विद्रोह किया था? तो सबसे पहले कबीर खां एवाज ने 1240 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। 1240 ईस्वी में सर्वप्रथम कबीर खां एवाज, ठीक है, किसने विद्रोह किया? कबीर खां एवाज ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले ये सब करने के बाद कबीर खां एवाज विद्रोह करता है। कहाँ का इख्तियार था? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया ये लाहौर का इख्तियार था। ठीक है, ठीक, फिर इसके बाद आते हैं इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। इसके बाद जो है, इसके बाद अगर कोई विद्रोह करता है, इसके बाद अल्तुनिया ने विद्रोह किया। अच्छा देखिए यहाँ पे होता क्या है, कबीर खां एवाज विद्रोह कर देता है, तो उसके बाद इसके बाद अल्तुनिया भी विद्रोह कर देता है। और अल्तुनिया के विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन क्या था? अल्तुनिया के विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसने जो है रजिया की मदद की थी,
विद्रोह को दबाने में, और ये उससे असंतुष्ट हो गया था कि हमको जो है कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है। इसको लेकर के ये विद्रोह कर देता है, अल्तुनिया विद्रोह कर देता है। अब रजिया जो है, रजिया से युद्ध होता है किसका, इन लोगों का, ठीक है। अल्तुनिया क्या करता है, अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया ने रजिया को पराजित किया। अल्तुनिया ने रजिया को पराजित किया। पराजित किया और बंदी बना लिया, और बंदी बना लिया। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ होता क्या है। अब जो है अल्तुनिया ने रजिया को पराजित करके, अभी आपको याद करके रखना है कि कहाँ के सूबेदार या कहाँ के इख्तियार या किस पद पे था, किसने जो है रजिया को पराजित करके बंदी बनाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा अल्तुनिया रजिया को पराजित करके बंदी बना लेता है। अब इसके बाद की कहानी ये हो जाती है कि ये लोग मिल करके क्या करते हैं, बहराम शाह को शासक बनाते हैं। बहराम शाह को शासक बनाते हैं। अब देखिए बहराम शाह शासक बन जाता है। बहराम शाह को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि रजिया से संबंधित है इसलिए भी रजिया हम पढ़ रहे हैं। होता क्या, बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है। हाँ, अब बहराम शाह शासक बन जाता है तो बहराम शाह क्या कर, बहराम शाह के समय में एक नए पद का सृजन हुआ था। VIMP है फैक्ट, क्या नाम था उसका, नायब ए मुमलिकात। ठीक है, नायब ए मुमलिकात नामक पद का सृजन किसने किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा बहराम शाह ने किया था। या किसके शासनकाल में हुआ था, आपका ऑप्शन जाएगा बहराम शाह के शासनकाल में आया था। इसको आप VIMP में लगाओगे। और सबसे पहले यह पद किसको दिया जाता है, तो ये पद सबसे पहले दिया जाता है ऐतगिन को। सबसे पहले ऐतगिन को, ठीक है, सबसे पहले ऐतगिन को दिया जाता है। लेकिन बाद में कहानी ये होती है कि बहराम शाह क्या करता है, बहराम शाह ने ऐतगिन की हत्या करवा दी। ऐतगिन की हत्या किसने करवाई, बहराम शाह ने, क्योंकि बहराम शाह नहीं चाहता था कि नायब मुमलिकात पद का सृजन इसलिए किया गया था कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शासक को अपने अंदर रखने के लिए, अंडर में रखने के लिए। लेकिन बहराम शाह तो कोई अयोग्य शासक था नहीं। उसने क्या किया, बहराम शाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि हम जो है हम किसी के अंडर में रहें, ठीक है, या कोई तुर्क अमीर हमको आदेश दे, या गैर तुर्क अमीर हमको कोई आदेश दे, या कोई भारतीय हमको आदेश दे। तो उसने क्या किया, इसका वध करवा दिया। किसका वध करवा दिया, ऐतगिन की हत्या करवा देता है बहराम शाह। अब यहाँ देखिए कहानी एक और आ जाती है कि जब बहराम शाह ने ऐतगिन की हत्या करवा दी, तो अब रजिया अभी जेल में बंद थी। अब इसने जो है देखा कि जो अमीर हैं उनमें ही आपस में सामंजस्य नहीं है, जो तुर्क अमीर है आपस में सामंजस्य नहीं है, उसका इसने फायदा उठाया। रजिया ने फायदा उठाया। इसने क्या कर दिया, रजिया ने क्या किया कि देखिए दिख रहा है, हाँ, रजिया ने क्या किया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो अगर क्वेश्चन करे कि रजिया ने किससे विवाह किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था क्योंकि इसने एक अच्छा अवसर देखा। तो अल्तुनिया के सहयोग और समर्थन से इसने देखा कि फिर से मतलब मैं राजगद्दी को प्राप्त कर सकती हूँ। अल्तुनिया ने क्या किया, कुछ मतलब खोखर जनजाति को लेकर के, कुछ राजपूत सरदारों को लेकर के, कुछ अमीरों को लेकर के जो बहराम शाह से असंतुष्ट थे, एक सेना का गठन किया
और बहराम शाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चला गया। लेकिन होता क्या, बहराम शाह जो है अल्तुनिया को पराजित कर देता है। अल्तुनिया और बहराम शाह दोनों पराजित होकर के कैथल के निकट, कहाँ पे, कैथल के निकट, कैथल के निकट एक वृक्ष के नीचे जब आराम कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे दोनों आराम कर रहे थे, उसी समय क्या होता है, डेट है इसकी एग्जैक्ट डेट तो यार सॉरी अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही है। तो कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने, एक वृक्ष के नीचे जब ये लोग आराम कर रहे थे, तो डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार रजिया के शासन का अंत हो गया। अब रजिया की मृत्यु हो जाती है, रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी जाती है और बहराम शाह भी शासक बना ही रह जाता है। तो इसमें से जितने का एक पॉइंट मैंने बता दिया है, एथगिन को आपको याद करके रखना है। ये जो पद है नायक एवं मुमलिकत किससे ने और किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। सर्वप्रथम अगर विरोध की बात करें तो कबीर खां एवाज, ठीक है। इसके बाद और लोगों ने विरोध किया था। रजिया ने किससे विवाह किया था, तो आपका ऑप्शन है अल्तुनिया ने विवाह किया था। अब यहाँ पर एक चीज हम और देखते हैं, ये अमीर कहाँ गया, जमालुद्दीन याकूत के बारे में एक कहानी है कि रजिया जब घोड़े पर सवार होती थी तो याकूत जो है उसको हाथ से सहारा देकर के घोड़े पर बैठाता था। इसलिए इसका वर्णन किसने किया है, इसका वर्णन फरिश्ता ने किया है, फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता ने। ये चीज आपको याद करके रखना है कि रजिया को सहारा देकर के घोड़े पर कौन बैठाता था, तो जमालुद्दीन याकूत बैठाता था, ठीक है। और यह अशोशाला का देखिए मुखिया है, तो इसका वर्णन कौन करता है, फरिश्ता करता है, ठीक है। तो इसामी जो है, इसामी ने क्या किया, एक इतिहासकार का नाम आएगा इसामी। इसामी जो है अनुचित प्रेम का, अनुचित प्रेम संबंध का, अनुचित प्रेम संबंध का आरोप, ठीक है। क्वेश्चन करें कि याकूत और रजिया के बीच अनुचित प्रेम संबंध का आरोप किसने लगाया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा इतिहासकार इसामी ने, ठीक है। इसको याद करके रखिए। किसने जो है मतलब इसका जिक्र किया है कि घोड़े पर बैठते समय सहारा देता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा फरिश्ता ने। और कौन देता था, याकूत देता था। किसने आरोप लगाया, इसामी ने आरोप लगाया। और इस आरोप का खंडन किस इतिहासकार ने किया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि खंडन, अगर इस मतलब इसको झूठ मानता है तो वो है आपके मिनहाजुस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। अब देखिए ये है रजिया की पूरी टोटल कहानी, ठीक। तो रजिया से जितने भी आईएमपी चीजें हैं लगभग क्लियर हो चुकी है। कहाँ पे हत्या की जाती है, कैथल वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है, कैथल वाला फैक्ट याद करके रखना है। बाकी जितने मैंने फैक्ट याद करवाए हैं उसमें से एक फैक्ट ये वाला आपको याद करना है कि प्रशासन में तुर्कों को हटाने का प्रयास या तुर्कों की भागीदारी को कम करने का प्रयास या तुर्कों की कमर तोड़ने का प्रयास किसने किया था सर्वप्रथम, तो आपका ऑप्शन रजिया जाएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। या प्रशासन में गैर तुर्कों की भागीदारी को बढ़ावा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन रजिया जाएगा, ना कि और किसी को आप ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। और रजिया से संबंधित जितने भी चीजें हैं, किसने किसकी नियुक्ति की, किसने कब विद्रोह किया और रजिया ने क्या किया, और मिला जुला करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए अब इसको हम रजिया से सारे फैक्ट क्लियर हैं। अब रजिया का विरोध किस आधार पर होता है, तो आप सिर्फ एक का ऑप्शन लगाओगे कि रजिया की दुर्बलता का सबसे प्रमुख कारण उसका स्त्री होना था, उसका स्त्री होना।
क्योंकि अनेक इतिहासकारों ने अनेक बातें कही है। कुछ लोगों ने कहा है कि तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा, तो कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, लेकिन अंत में बात जो निर्णय निकल करके सामने आता है कि रजिया की कमजोरी का मतलब रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। तो जो ऑप्शन होगा आपका उसका स्त्री होना, बस वही आप आंसर में टिक करोगे कि रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का कारण बना था। ठीक है, बाकी वो योग्यता में किसी से कम नहीं थी। और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब 2-3 फैक्ट यार मैं जिक्र करना चाहता था इल्तुतमिश का, तो यहाँ पे बस 2 मिनट में मैं इसको क्लियर करूँगा, आपको 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। दो मिनट में इसको क्लियर करते हैं। इल्तुतमिश से 2 फैक्ट मुझे लगता है आपको जानना जरूरी है, हालांकि अंदर जाकर के पूछा गया है। एक शेख थे, शेख बहाउद्दीन जाकरिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया या जाकरिया। शेख बहाउद्दीन जकरिया ने जकरिया के सहयोग से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। एक और फैक्ट है, क्या नाम था, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने शमसी तालाब के निर्माण में इल्तुतमिश का सहयोग किया था। तो ये दोनों फैक्ट आप याद करके रखिए कि किसने, शेख बहाउद्दीन, ये सूफी संत है, शेख बहाउद्दीन जाकरिया ने। क्वेश्चन अगर करे कि मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में किस शेख ने सहायता की थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा शेख बहाउद्दीन जाकरिया ने। और किसकी सहायता की थी, इल्तुतमिश की। और कहाँ की विजय में, मुल्तान की विजय में। दूसरा, किसने जो है शमसी तालाब के, किस शेख ने, किस सूफी संत ने शमसी तालाब के निर्माण में, जिसका पूरा नाम है शमसी तालाब, सॉरी यार, शमसी तालाब के निर्माण में किसने सहायता करी थी, तब आपका ऑप्शन जाएगा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने शमसी तालाब के निर्माण में, जिसको बोला जाता है हौज शमसी, जिसको मैंने इल्तुतमिश में पढ़ा दिया है, हौज शमसी। तो हौज शमसी क्या था, तालाब। इसके निर्माण में किस संत, सूफी संत ने सहयोग किया था, तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। दोनों फैक्ट्स IMP हैं, आपको याद करके रखने हैं। और एक क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से और आप याद करके रखिए कि सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था, दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तो सर्वप्रथम दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला शासक कौन था, आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश था। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश से 2-3 फैक्ट जो थे IMP मैंने इसको क्लियर करवा दिए हैं। बाकी रजिया से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब रजिया के बाद हम लोग सीधे अब उसके आगे चलेंगे। अब धीरे धीरे अब आ जाएंगे बहराम शाह को पढ़ने के बाद, नसीरुद्दीन के बाद सीधे हम लोग चले आएंगे बलबन। इन दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा बलबन IMP है बलबन, तो बलबन में टाइम लगेगा, अलाउद्दीन खिलजी में टाइम लगेगा, फिर तुगलक वंश में टाइम लगेगा, लोधी वंश में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।